मैं तमाम साफ़ी दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, आज जो मुल्क में एक अहम डेवलपमेंट हुई है, कल भी एक डेवलपमेंट हुई थी और आज भी डेवलपमेंट हुई है, वो पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब को जो मौजूद अदालत ने सज़ा सुनाई है। पीपल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद जमात है और हम किसी भी वज़ीर आज़म की सज़ा में या किसी को तकलीफ़ हो उसमें हम खुश नहीं होते, और ना ही हमें कोई खुशी है कि उनकी अहलिया जो है, जो कि खातून है, उनको भी सज़ा हुई है। लेकिन क्योंकि सज़ा ये किसी सियासतदान ने नहीं सुनाई, सज़ा ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको नहीं सुनाई, ये मुल्क की अदालत और मुल्क के कानून ने सुनाई है। और ये वो कानून है जिसका इमरान खान सहारा 3.5 साल लेते रहे और अपने मुखालफिन को चुन चुन कर निशाना बनाते रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा, उनकी अहलिया के बारे में निहायत ही काबिल एहतराम है हमारे लिए वो, बशमूल इसके कि हम सियासत में कहते हैं कि घर की ख़वातीन को नहीं आना चाहिए, इस तरह नहीं लाना चाहिए, या उन अगर कोई भी चीज़ है तो ख़वातीन को नहीं उसमें करना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने इस चीज़ का पास नहीं रखा कि बाकी लोगों के घर की ख़वातीन भी ख़वातीन हैं। आपको हमें याद होगा कि किस तरीके से ईद की रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहबा को हॉस्पिटल से जिस तरीके से मैन हैंडल करके लेके जाया गया जेल पे, मैं समझता हूँ निहायत ही शर्मनाक वाक़या था। और उस वक्त खान साहब और उनके जितने भी तर्जुमान थे वो खुशी मना रहे थे कि किस तरीके से किसी खातून की तज़लील करने की कोशिश की गई। उनके हौसले बुलंद थे, उनके हौसले हिम्मत थी कि उन्होंने सारी चीज़ों को फेस किया। लेकिन आ जाए इस केस पे कि ये केस है क्या। मतलब हमारे पास एक ये चीज़ है कि किसी पे भी कोई जेल में चला जाए तो एक हमदर्दी का कॉर्नर पैदा होता है। हालांकि हमारी लीडरशिप ने 11-11 साल तक जेलें काटी हैं, इसको भी 3-4 महीने नहीं हुए और लोगों को कोई हमदर्दी पैदा हुई है। ठीक है, उनके इख्तियार है हमदर्दी पैदा करें, लेकिन केस की नौयत क्या थी, केस के हक़ाइक़ क्या है। केस के हक़ाइक़ ये कहते हैं कि तोशा खाना जिसमें तोहफ़े मुख्तलिफ़ सरबराहान को मिलते हैं, वो तोहफ़े आप जो वैल्यूएशन डिक्लेयर होती है, उस वैल्यूएशन डिक्लेयर करने के बाद उसके आधी कीमत नए लॉ के हिसाब से आधी कीमत आपने भरकर वो आप अपने पास रख सकते हैं। तोशा खाना ये नहीं है कि कोई भी शख्स चला जाए, तोशा खाना में जितना भी सामान है वो एक प्राइस में ख़रीद ले और फिर उसको मार्केट में बेच दे। ये तो इसका मकसद तोशा खाना का नहीं है, क्योंकि ये अहम सरबराहान ममालिक के तहाइफ हैं। और ये एक तोहफ़ा ख़ास तौर पर जिस पे सारी चीज़ हुई, ग्राफ कंपनी एक दुनिया की मशहूर तरीन कंपनी है और महंगी तरीन दुनिया की कंपनी है। बेसिकली वो कंपनी डायमंड्स में डील करती है, हीरो में डील करती है। उस कंपनी ने एक ही घड़ी बनाई और वो घड़ी जिस पे खाना काबा की तस्वीर थी। मतलब इससे बड़ी पाक और साफ किसी भी मुसलमान और उसके लिए नहीं अहमियत रखती। उस घड़ी को इमरान खान ने अंडर इनवॉइसिंग करवाई। लॉ कहता है कि जी 50% आपने उसकी वैल्यूशन देनी है, उसकी अंडर इनवॉइसिंग कराई और उस अंडर इनवॉइसिंग के बाद भी वो घड़ी ली और घड़ी लेके पहला झूठ वो ये बोला कि ये मैंने इस्लामाबाद में फलाने दुकानदार को बेची, जो दुकानदार बिल्कुल मुनकर हो गया कि हमें ये घड़ी नहीं जो है ख़रीदी, हमें ये घड़ी नहीं बेची गई। दूसरा इल्ज़ाम लगाया और जब पूछा गया कि भाई ये घड़ी अगर आपने ली तो आपने पैसे कहाँ से दिए, भले 1 रुपये में भी ली, पैसे कहाँ से दिए। तो कोई मनी ट्रेल जो है उन्होंने वो पेश करने में कोर्ट को वो फेल गए कि जी ये मनी ट्रेल थी। उसके बाद जो उन्होंने पेमेंट की वो भी कैश में की, फिर उसके बाद में जाली मनी ट्रेल बनाने की उसमें कोशिश भी की गई।
तीसरी बात ये कि आपने एक घड़ी ली, वो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज़ आप मार्केट में बेच नहीं सकते कि प्रॉफिट में बेच दें। मतलब कोई सरबराह है, किसी मुल्क का सरबराह आपको कोई चीज़ तोहफे में दे रहा है तो आपने वो चीज़ खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये नहीं कि आप तो फिर कोई भी सारे वज़ीर आज़म सदर ये करेंगे जी सारे दुनिया के ममालिक के सरबराहों से तोहफे लेते रहें और फिर मार्केट में बेचते रहें। ये कोई काम धंधा नहीं है, ये उस चीज़ की भी बेइज्जती है और गैर अखलाकी भी और गैर कानूनी भी है। तो उन्होंने ये चीज़ की। फिर जो है उनको ये कहा गया कि जी आप इसकी मनी ट्रेल दें। जिस तरह मैंने कहा, मनी ट्रेल में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम गए। उस घड़ी की जो कीमत मार्केट में बताई जाती है वो 2.5 अरब रुपए की कीमत है उसकी, 3 अरब शायद कहते हैं कि उस तक की कीमत है। और उसका 50% अगर कीमत बनती थी ख़रीदने की तो वो 1.5 अरब रुपए बनती थी। 3 अरब रुपए की घड़ी थी जिसकी 1.5 अरब रुपए की आप 50% कीमत में अगर किसी ने ख़रीदनी थी, चाहे इमरान खान ख़रीदते या कोई XYZ ख़रीदता, तो उसने 1.5 अरब रुपए पे करने थे कि वो घड़ी ख़रीदने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 1.5 अरब रुपए नहीं पे किए गए, चंद लाख रुपए इन्होंने दिए और कहा कि जी ये इसकी कीमत है, और वो घड़ी उठाई गई। मैं कहता 90 लाख रुपए तोशाखाना में उन्होंने कुल जमा करवाए। कहाँ 1.5 अरब रुपए, कहाँ 90 लाख रुपए। उस हिसाब से आप देखें कि 1 अरब 99 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने जो है वो डाका डाला। 1 अरब 99 करोड़ रुपये का उन्होंने डाका डाला, जो कि उन्होंने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद चलें, उस चीज़ के बाद क्या करना होता है आपने कि आपने कोर्टों में चीज़ों को परसू करना होता है। इस केस में कई मरतबा इमरान खान अपने वकील चेंज करते रहे, अपने वकला को वो तब्दील करते रहे। शायद वकीलों को शायद वो मुकम्मल पैसे नहीं देते या वकीलों को भी आसरे पे चला रहे हैं, जैसा उनके वकील भी चेंज होते रहे। आप कल वाले केस में भी देखें, आज वाले केस में देखें, दोनों चीज़ों में एक चीज़ मुश्तरका है कि इन केसों में वकील आते ही नहीं हैं। या तो वकील खुद खुश हैं कि ये जेल में पड़ा रहे, चूँकि इनके जेल में जाने से या इनकी नाअहली की वजह से कि ये इस पार्टी के सरबराह नहीं हो सकते, सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? वो इनके खुद के वकील हैं। तो वकील खुद भी अदम पैरवी कर रहे थे, वकील खुद भी हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं हो रहे थे। और वही उनकी बेगम साहिबा जो है, उनके वकील भी हाजिर नहीं होते, वो खुद भी हाजिर नहीं हो रही थी काफ़ी दफ़ा, और मुस्तकिल तौर पर वो वकील चेंज करते रहे। दूसरी बात, फिर उन्होंने बीच में खान साहब ने एक और झूठ बोला था कि ये घड़ी बेच के मैंने पैसे जो है वो उसे सड़क बना ली। अब ये बात किसी को हजम नहीं हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सड़क बनाने के लिए मुल्क का वज़ीर आज़म और पावरफुल तरीन वज़ीर आज़म, इससे जितना 3.5 साल इमरान खान स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म रहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई वज़ीर आज़म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, इतना ताकतवर नहीं रहा है, जिसको हर चीज़ की जो है वो आज़ादी थी, हर गुनाह माफ़ था, हर चोरी डाका उसको माफ़ था, हर बदमाशी माफ़ थी। जो मुखालफिन को साथ बदतरीन चुन चुन के उनको निशाना बनाया गया, वो सब उसको माफ़ था। एक बदतरीन हुक्मरान के तौर पर पाकिस्तान में जाना जाता था, तो उस शख्स को सड़क बनाने के लिए एक अहम मुल्क के सरबराह की घड़ी को बेचना पड़ा। तो इससे बड़ा एक भोंडा झूठ जो है वो नहीं हो सकता। खैर, उसके बाद इन्होंने जज साहिबान भी इनके लिए इंतज़ार करते रहे कि भाई वकील आए पेश हों। ना बेगम साहबा पेश हो रही हैं कभी, ना कभी वकील पेश हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है जजों को भी एक टाइम होता है, उसमें उनको वो करना होता है। इस बीच में उन्होंने एक वकील किया, लतीफ़ खोसा साहब। अब लतीफ़ खोसा साहब कुछ पेशियों में पेश हुए और वो फिर पेश उन्होंने छोड़ दिया। और जितना खोसा साहब को मैं जानता हूँ, बग़ैर पैसों के खोसा साहब कभी कोई काम नहीं करते। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खोसा साहब मेरे भी वकील 2-4 केसेस में रह चुके हैं और शायद कुछ केसों में अभी भी हों। उसको छोड़ दें कितने लिए, लेकिन मैं बताऊँ कि खोसा साहब की भी माशाल्लाह मेरे मौजूद है, बग़ैर पैसों में काम नहीं करते और काफ़ी काम जो वो पैसे लेकर भी नहीं करते। तो वो मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो उनको पता है मैं क्या बात बोल रहा हूँ। अगर इस पर कोई बहस मुबाहिसा करें तो मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन में मैं मैसेजेस भी खोसा साहब के दिखा सकता हूँ, लेकिन उसको मैं भी जिक्र नहीं करूँगा, वो मेरे उनके दरमियान बात है। खैर,
खोसा साहब ने भी, लतीफ़ खोसा साहब ने भी वो नहीं किया। फिर 29 जनवरी को अदालत ने कहा कि जी गैर हाजिरी मुस्तकिल तौर पर वकीलों की हो रही है, आप क्यों नहीं करें। इनको शायद किसी ने मशवरा दे दिया खान साहब को, वो कहते हैं कि रॉन्ग एडवाइज़र जो है ना वो आपको कभी जहन्नुम में भी लेके चले जाते हैं। वो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप जितना डिले करोगे ना ट्रायल वो आपका फ़ायदे में है। और डिले करने का तरीका क्या है कि वो तो खुद जेल में है, वे तो कभी जो है कैदी नहीं आता तो डिले होता है, तो कैदी तो पकड़ा हुआ है, कैदी तो काबू है, आप क्या करें। उन्होंने अपने वकीलों को बोला तुम पेश होना छोड़ दो। ओ भाई, जज जो है वो आपका जेल ट्रायल कर रहा है, आपने पेश होना है, आप पेश हों, आपके वकीलों ने पेश होना है, वो पेश हों। ये थोड़ी हो सकता कि आप भी ना पेश हों, वकील भी पेश ना और जज इंतज़ार करता रहेगा। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स खान साहब ने इस्तेमाल की, जिसकी जो सबसे बड़ी वजह बनी। कल वाले केस में भी इनके पास टाइम था, कल अगर 11 बजे से पहले हाई कोर्ट में इनके वकील पहुंचते तो शायद इनको शायद कोई स्टे मिल भी जाता, लेकिन इनके वकील, मैंने कहा कि वो खुद बेनिफिशरी हैं। एक गलत एडवाइज़र, गलत वकील उन्होंने रखे हुए थे, वो खुद बेनिफिशरी के वकील चाहता है ये जेल में रहे तो मैं सरबराह बन जाऊँ। किसी वकील को आज किसी पार्टी का सरबराह बना दो तो सजा उसको और क्या चीज़ चाहिए होगी, तो वो उन्होंने किया। इनके वकला ने इनके साथ बेसिकली हैंड कर गया। तो उसके बाद जब बहुत दफ़ा सवाल में पूछा गया, लेकिन खान साहब ना अपने सवालों को जवाब दे सके, ना अदालत को मुतमईन कर सके, और ना ही वो जो है इस चीज़ को प्रूव कर सके कि ये पैसे जो उन्होंने कैश में दिए, कैश कहाँ से लाए, फिर बेचा का। और आपको पता होगा फिर ये घड़ी का वारिस पैदा हुआ। पहले कहा घड़ी भी गुम हो गई, जिससे पहले साइफर गुम हो गया था तो घड़ी भी गुम हो गई थी, फिर घड़ी का वारिस पैदा हुआ और उस घड़ी के वारिस ने कहा कि घड़ी मैंने खरीदी है। अल्लाह ताला उसको बहुत बड़ा अजर दे। नहायत ही हिम्मतदार नौजवान था, हिम्मत वाला शख्स था, जिसने वो घड़ी दिखाई और उसने कहा जी ये घड़ी मैंने परचेज़ की है और मैंने फराह गोगी से परचेज़ की है और इतने पैसों में परचेज़ की है, जिससे इस पूरे स्कैंडल का जो ये भांडा ये फूट गया और सबके सामने आ गई बात कि जी ये खान साहब ने जो है ये गलत बयानी भी की है, सरकारी ख़जाने को भी नुकसान पहुंचाया है, और गलत बयानी सरकारी उस ख़जाने को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उन्होंने जो है पूरी कौम से झूठ बोला है। और मैं इस चीज़ में सरप्राइज़ नहीं होता कि इमरान खान साहब ने किसी पूरी कौम से झूठ बोला, क्योंकि ये इक़्तिदार में आने के लिए भी खान साहब झूठ बोलते रहे, इक़्तिदार में आने के बाद भी खान साहब झूठ बोलते रहे और आज दिन तक आवाम को गुमराह कर रहे हैं। हमदर्दियाँ पीटीआई के वर्कर्स की होंगी, मैं पीटीआई के वर्कर्स की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनकी उन फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने गलत आदमी को चुन लिया, गलत शख्स को चुन लिया। जिस शख्स को उन्होंने चुना उस शख्स ने इस पूरी कौम को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। मैंने कहा जिस तरह जो शख्स रात को टॉक शो में इमरान खान को गाली देता था या इमरान खान पे मुखालफत करता था, सॉरी गाली में लफ्ज़ वापस ले रहा हूँ, जो इमरान खान के किसी पॉलिसी पे मुखालफत करता था, दूसरे दिन नैब के नोटिस उसके पास होते थे, दूसरे दिन जो है वो उसको जेल का सामना करना पड़ता था। जिस जज ने मोहतरम बशीर साहब, जस्टिस बशीर साहब ने जो सज़ा दी है उसकी वो नाम लेके तारीफ़ें कर चुका है इमरान खान साहब कि ये बहुत अच्छा जज है, बड़ा हिम्मत वाला जज है। इसी इलेक्शन कमिश्नर के साहब के को अपॉइंट करने वाले इमरान खान साहब थे और उस पर भी उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ़ें की कि जी बहुत अच्छा बंदा लगा है। तो क्या वजह कि जिनकी आप तारीफ़ें कर रहे हैं उनको वैसे वो आपको लोग अच्छे लगते थे, जब वो अब आपको उसी कानून के दायरे में लेके आ रहे हैं तो अब आपको वो लोग बुरे लगना शुरू हो रहे हैं और आप सोशल मीडिया में उनके खिलाफ कैंपेनें चला रहे हैं। ये बात वाज़ेह है कि आपका दौर इक़्तिदार एक पाकिस्तान की तारीख में शाद तरीन दौर था। आपने चुन चुन के लोगों की फैमिलीज़ को निशाना बनाया, लोगों को निशाना बनाया। हम सब उसके विक्टिम हैं, हम सब विक्टिम हैं। लेकिन हम फिर भी, मैंने कहा कि अगर आपकी बेगम साहबा को सज़ा हुई है तो मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं हुई। और मतलब हम नहीं चाहेंगे कि आपकी बेगम साहबा भी खुदा न खास्ता जेल में जाएं। आपके काले करतूत थे, आप ठीक है, आपका जेल में रहना मेरिट पे बनता है, लेकिन उस खातून का मेरे हिसाब से, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि उन खातून के लिए हमें हमदर्दी, हमें अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि हर इंसान को इतनी हया शर्म होनी चाहिए कि वो किसी की परेशानी में खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके जितने करतूत, आप में कोई इंसानियत नहीं थी। आप चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि मैं जेल में इनसे एसी छीनूंगा,
मैं जेल में से इनके साथ, हालांकि ऐसी किसी के पास जेल में नहीं होता, लेकिन बस वो एक मुंह का आपको एक वबा थी कि जी मैं लोगों से ऐसी छीनूंगा, इनसे मैं वो बिस्तरे ले लूँगा, ये ज़मीन पे सोते रहें, ये जलते रहें, सड़ते रहें, ये आपकी जहनीत थी। इसलिए जो कुछ हो रहा है, जब मैंने आज सुबह को उठा और ये खबर देखी तो पहला लफ्ज़ मेरे मुंह से निकला वो था कारमा। वो कारमा ये कि आप अपने मुखालफिन को चुन चुन कर आप उनकी कैरेक्टर असोसिएशन करते थे। आप उस वक्त मीडिया पे ज़बरदस्ती करवा के उन लोगों को दुनिया के सामने जलील ख्वार करते थे कि उन लोगों के लिए परसेप्शन बुरी हो। आपको जिन जिन लोगों ने आपसे बगावत की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, आपने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए? आपने उनके घरों पे हमले करवाए, आपने उनके घरों पे जो है उनके फैमिलीज पे हमले करवाए। आपने कहा कि आपके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, आपके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। खुदारा सियासत में ये कौन करता है कि अगर मुझे कोई पार्टी छोड़ के चले जाए तो पार्टी का सरबराह बोले कि बेटा तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं होगी? कौन करता है इस तरह की घटिया बातें और इस तरह की बिलो द बेल्ट बातें? आप लोगों के फैमिलीज के लिए एम्बेरसमेंट के आपने बायस बने, उनकी फैमिलीज के आपने मुश्किलातें पैदा की। मतलब आपने एक सोची समझी साजिश के तहत इस मुल्क का माहौल ख़राब किया, लोग नौजवानों को गलत चीज़ें दी, आप लोगों को गलत डगर पे लेकर गए और उसका सारा जो आपने पौधा लगाया था आज आप उसको काट रहे हैं। आज आप खुद उस पूरी सिचुएशन का शिकार हो रहे हैं क्योंकि इसकी शुरुआत आपने की थी। इस तरीके से झूठे केसेस लोगों पे आपने बनाए थे। इस तरह उस वक्त के चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ऑडियोज लीक करवा के उसको ब्लैकमेलिंग का आपने टूल बनाया। इस नैब को सर पे बैठाने वाले आप थे। जो चीज़ें आपने, जो टूल्स अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किए, आज खुदा ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला के घर कहते हैं देर है अंधेर नहीं है, आज उसमें आप खुद फंस रहे हैं और आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या बाकी लोगों की फैमिलीज नहीं है? बाकी लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जाते? बाकी लोगों के बच्चों को नहीं सुनना पड़ता जो जिस तरह आपने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन के लोगों को जेलों में डालते रहे आप? हर एक उसका विक्टिमाइज रहा है। हर शख्स जो बोलने की जुर्रत रखता था वो आपके उस जहर अंगेज सोच का विक्टिमाइज रहा है। आज मैं फिर भी बोलूँगा हम खुश नहीं हैं, हमको जश्न नहीं बनाएंगे बाकी पार्टियों की तरह कि जी आप जेल में चले गए, आपको सजा हो तो हम जश्न बनाए, हम ढोल पीटे, हम कोई भंगड़े डालें। नहीं, आपकी अगर आप आज तकलीफ में हो तो अपने अमालों की वजह से हो, लेकिन फिर भी हम जश्न नहीं मनाएंगे। आपको सजाएं हुई हैं आपके उन क्राइम्स पे हुई है जो क्राइम आपने किए हैं, जो झूठ आपने बोले। और आपने एक झूठ नहीं बोला है, आपने हजारों झूठ बोले हैं, आपने हजारों चीजें इस तरह की छुपाई हैं। क्या पंजाब में किसी को पता नहीं था कि फराह गोगी क्या कर रही है? और आपने ड्यूरिंग योर प्रीमियरशिप, जब आप वज़ीर आज़म थे, आपने सिर्फ एक ही आदमी को मुल्क से भगाया, वो थी फराह गोगी साहिबा। और क्यों भगाया? क्योंकि उस पर अगर हाथ होता तो आपके पूरे फैमिली की जितनी भी चीज़ें थी वो सब सामने आती। किसी को पता नहीं कि सिलाई मशीनों से कौन अमेरिका में प्रॉपर्टियाँ खरीदता है। ये किसी से छुपी हुई चीज़ें थी। हम नहीं जाना चाहते उन चीज़ों पे कि आपने पूरी दुनिया को क्या क्या बोला। आपके हर कॉल फैल में फ़र्क रहा है। जिन जिन लोगों ने एमनेस्टी स्कीम्स ली थी, आपके बयानात मौजूद हैं कि एमनेस्टी स्कीम्स चोर और डाकू लेते हैं, और पता चला कि आपने, आपकी फैमिली ने, सब ने वो एमनेस्टी स्कीम्स ली हुई थी। आपके कॉल फैल में हमेशा तजाद रहा है। आप हमेशा बहरूपिया रहे, आप हमेशा झूठ बोलते रहे, आपने हमेशा कौम को से मक्कारी की, आपने हमेशा कौम को गलत राह पे लेके गए जो आपको नहीं लेना चाहिए था। सियासत में शाइस्तगी होनी चाहिए, सियासत में बर्दाश्त होनी चाहिए, सियासत में दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए, सियासत में किसी को इतना डिग्रेड नहीं करना चाहिए कि कल को आपको वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस खुद फेस करने पड़े। हमारी सियासी मुखालफतें होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आपने सियासी मुखालफतों को आपने दुश्मनी का रंग दिया है। आपने इस मुल्क में किसी इदारे को नहीं छोड़ा। माजी में सबसे बड़ी सजाएं जो हैं, सबसे ज़्यादा सख्तियाँ पीपल्स पार्टी लीडरशिप ने भुगती हैं। मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब 11 साल जेल में रहे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हुई, वज़ीर आज़म थी। सदर ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे। वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया। उन सब के दिलों में इस मुल्क के अहम तरीन राज थे। उन सब के दिलों में किसी एक सरबराह ने भी, सदर साहब जब सदर थे 5 साल, उसके बाद उनको फिर जेल में डाला गया, एक बात भी उनके मुंह से ऐसी कोई नहीं निकली कि मुल्क के किसी राज को खुदा ना खास्ता वो लोगों के सामने डालना चाह रहे हैं या लोगों के सामने लगाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये राज उस कौम के लीडरों के जो दिलों में, सीने में होते हैं, वो उनकी कब्र में उनके साथ जाते हैं।